So when I say force is equal to QV cross B, B is inside, V is here, V cross B करेंगे, V और cross B, right? तो V हमारा इधर है, हम फिंगर्स किधर कर्ल करेंगे? अंदर के तरफ, क्योंकि B अंदर के तरफ है, गोइंग इनसाइड, तो V क्रॉस B करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है. सो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो हमेशा ध्यान रखना कि जो फोर्स है वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा. क्रॉस प्रोडक्ट यही कहता है. अगर हम कोई क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, लेट्स से वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस C, तो 11th क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये जो वेक्टर A है वो B और C दोनों के परपेंडिकुलर होगा. वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड C. तो B इधर है, B अंदर के तरफ है, राइट? सो इफ यू सी दिस, देखो ये B इज गोइंग इनसाइड, राइट? गोइंग इनसाइड. मान लो इधर से देखो, B इधर है, B इधर है, तो V क्रॉस B अगर हम करेंगे, B ऊपर जा रहा है, B इधर है मान लो, राइट? तो V क्रॉस B क्या होता है? अंदर के तरफ होता है. इस तरह से हम लोग निकालते हैं. यहाँ पे V इस तरफ है और B इधर है, तो हम लोग V क्रॉस B करेंगे, ऊपर के तरफ फोर्स, राइट? सो फोर्स जब ऊपर के तरफ है तो ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा, तो ये क्या होगा? बेंड हो जाएगा इस तरफ. इट विल बेंड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. अब ये फर्दर जब यहाँ पे आएगा तो देखो V का डायरेक्शन ये हो गया और B अंदर ही है, तो V क्रॉस B करोगे तो अब फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड B. ठीक है. उससे ये फर्दर ऐसे मूव कर जाएगा. यहाँ पे B का डायरेक्शन ये है, B अंदर की तरफ है, फोर्स ऐसे लगेगा, राइट? तो धीरे धीरे ये क्या है? इस तरह से गोल होके ये इधर से बाहर निकल जाएगा, राइट? सो ये सर्कुलर मोशन ले लेता है. जो V और B अगर परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स जो है हमेशा उसके रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, उस सर्कुलर मोशन के. वो जो पाथ ले रहा है, ये पाथ सर्कुलर मोशन का पाथ हो गया और उसके वजह से ये सर्कुलर पाथ लेगा, राइट? तो अगर इतने दूर ही मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ के बाद बाहर निकल जाएगा. अगर पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें एक सर्कुलर पाथ में ये मूव करता रहेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. ठीक है. तो अब अगर हम वापस चलते हैं वहां पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो ये बात कर रहे थे कि भाई V इधर है और B अंदर के तरफ है, तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो उसके वजह से ये इस तरह से सेमी सर्कुलर पाथ में, राइट? ये सेमी सर्कुलर में पाथ में होते हुए ये बाहर निकल जाएगा. इज इट क्लियर? ये V का डायरेक्शन, यहाँ पे ये V का डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा ये V का डायरेक्शन, और फाइनली सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रैवर्स करता हुआ ये बाहर निकल जाएगा, राइट? तो अब आते हैं इस पे. ये उसी का एक एनहांस्ड वर्जन है. यहाँ पे क्या है कि V हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, जिधर B है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एक एंगल बना रहा है. लेट्स से V का डायरेक्शन ये है. अब V का दो कंपोनेंट होगा, एक वन विल बी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है? अब जो हम फोर्स बोल रहे हैं कि QV क्रॉस B है, तो इसको अगर हम वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? QVB sin थीटा, राइट? सो दिस इज दिस फोर्स. अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे फोर्स का तो QVB sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, होगा ना? अब यहाँ पे अगर ये पैरेलल होता B के, राइट? तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा? व्हेन V is parallel to B, the speed is parallel to B, means the object body is moving, the charge particle is moving along the magnetic field B. तो उस केस में क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा,
हो जाएगा ना, V और B हाँ, पैरेलल है तो V अभी 0 Yes. 0 डिग्री हुआ, तो फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। 0 तो बेसिकली अगर V cos थीटा मतलब जो B के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो चेंज नहीं करेगा, वो वही वेलोसिटी रह जाएगा, मतलब थ्रू आउट यहाँ से जब बाहर निकलेगा इसमें वेलोसिटी क्या रहेगा, V cos थीटा ही रहेगा। मतलब जो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो कंपोनेंट है, दैट विल नॉट चेंज। इज इट क्लियर? yes sir. नाउ कम्स दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा है। तो हम लोग v को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक है v परपेंडिकुलर और दूसरा है v पैरेलल। v पैरेलल तो चेंज नहीं करेगा, इसके अलोंग कुछ भी ये नहीं है, राइट, देयर इज नो फोर्स है। v परपेंडिकुलर के वजह से देयर विल बी अ फोर्स, राइट। सो ठीक है, जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स है इसके वजह से एक फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी है उससे जो फोर्स लगेगा दैट इज क्यू वी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी साइन थीटा इनटू बी, दैट इज द फोर्स। सो दैट्स व्हाट इज बीइंग रिटन हियर एज वेल। So resolving V into two rectangular components, we have V cos theta, that is V1, which is acting in the direction of magnetic field. And then we have V sin theta, which is equal to V2, acting perpendicular to the direction of magnetic. So one is acting along the magnetic field and other is perpendicular to the magnetic field. So for component velocity V2, so that component which is perpendicular to the magnetic field, the force acting on the charged particle due to magnetic field is F is equal to QV2 cross B. So this is the force, right? So V2 कितना है, V2 cross B करोगे तो QV2 cross B। अब V2 और B के बीच में V2 क्या है, ये हमारा V2 है, ठीक है, और ये हमारा V1 है, राइट। तो ये जो V2 और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो QV2B sin 90 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। V2 क्रॉस B, V2B sin थीटा होता है, V2 और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो V2B sin 90 डिग्री लिखेंगे। sin 90 डिग्री का 1 होता है वैल्यू, तो इसको हम लोग दिस इज इक्वल टू Q इंटू V2 इंटू B। V2 का वैल्यू क्या है हमारा, दिस इज V2, राइट। सो V2 का वैल्यू V sin थीटा है तो QV sin थीटा इंटू B, ये हमारा फोर्स हो गया, राइट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. And the Yes, sir. force will act perpendicular to both B and V sin theta. B sin theta इधर है, B इधर है, दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा, गोइंग इनसाइड, राइट। सो समवेयर इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो इस डायरेक्शन में हमारा हो गया, ये जो डायरेक्शन है हमारा, राइट, इस डायरेक्शन में हो रहा है हमारा। अगर आप इसको स्क्रीन, now are you able to see this mutually perpendicular direction, right? Yes, sir. So if you see this direction is B का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन हो गया हमारा B sin थीटा का डायरेक्शन, और ये जो पेन जो है ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का। तो इसके वजह से इस पे फोर्स क्या अंदर के तरफ लगेगा, राइट। अब अंदर के तरफ जब लगेगा ये फिर धीरे धीरे इस पे हमेशा, मतलब ये बेसिकली ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, राइट। बट इस तरह से सर्कुलर मोशन में तब मूव करता जब इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ नहीं होता, मतलब बस वर्टिकल वेलोसिटी होता, तब ये इस तरह से वर्टिकल सर्कल में मूव करता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे अगर आपको देख के बताएं, सो इन दिस, so if we see, this is the direction of magnetic field and this is the direction of V perpendicular, जिसको कि हम लोग V2 लिख रहे हैं, राइट, और V sin थीटा। अब हमारा फोर्स जो है इसमें अंदर की तरफ लगेगा, राइट, अंदर की तरफ लगेगा तो V क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा,
इस तरह से, और ये फाइनली इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर ये अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं कंसीडर करें अगर, तो बस अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये होता तो जो इसका जो डायरेक्शन होता, जो इसका जो पाथ होता, कुछ इस तरीके का पाथ, राइट? ठीक है, ये सर्कुलर पाथ होता है, मतलब ये इस तरह से ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है, राइट? अब क्या है कि ये जो v2 है, इसके अलावा एक और वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में है ना, जिसके वजह से ये जब आगे मूव करेगा, मतलब जब एक चक्कर काट के आएगा तो ये ऑलरेडी इस वेलोसिटी की वजह से आगे मूव कर चुका होगा पार्टिकल। तो ये बेसिकली एग्जैक्ट वर्टिकल सर्कल ना होके इसका जो केस होगा, दिस विल बी यहां से ऐसे ऊपर की तरफ गया और जब नीचे आया तो ये ऑलरेडी आगे मूव कर गया, मतलब ये हेलिकल पाथ हो जाएगा इस तरीके से। तो बेसिकली हेलिकल पाथ में सर्कुलर मोशन में मूव करेगा बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी v1 व्हिच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग v cos थीटा। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So because it is very important to understand until you will be able to visualize, तुम रट के कभी नहीं कर पाओ। फिजिक्स रट के तो हो ही नहीं सकता, खासकर इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म आप रट नहीं सकते। उसके बाद वाले चैप्टर्स वो सब जो हैं मॉडर्न फिजिक्स वाले और ऑप्टिक्स वाले, वो सब रट के हो सकता है, बट ये सब टॉपिक बिना समझे नहीं होगा। तुमको विजुअलाइज करना होगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और कैसे मूव कर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ? Yes, sir. Yes, sir. So that's what is being mentioned here as well. देखो v sin थीटा के वजह से, अगर बस v sin थीटा होता तो एक ही जगह पे ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है यहाँ, है ना? ये जो yz प्लेन है, इस yz प्लेन में, मतलब y इधर है, z इधर है, x इधर है, तो बेसिकली yz प्लेन में ये गोल गोल घूमता रहता है, राइट? बट बिकॉज ऑफ दिस v cos थीटा, एक चक्कर काट के आएगा तो ऑलरेडी पार्टिकल थोड़ा आगे मूव कर जाएगा और इस तरह से ये हेलिकल पाथ में मूव करता है, राइट? ये थोड़ा आगे मूव कर जाएगा, वापस आएगा, फिर थोड़ा आगे मूव करेगा, फिर थोड़ा आगे मूव करेगा, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. नाउ लेट अस प्रोसीड। हाँ बेटा, वाईफाई अचानक से बंद हो गया तो फिर से समझा दो वो वाली चीज। जो बोर्ड पे समझा रहा था। हाँ सर। देखो मैं क्या कह रहा था, एक वाईफाई का वो आता है, यूपीएस आता है वाईफाई के लिए स्पेशली। मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, उसको लगवा लो। जब तक ये सब क्लास होगा फिर तुम लोग का बहुत मिस हो जाता है, लाइट वाइट जाती है तो अपना चलता रहेगा। वाईफाई के लिए स्पेशली यूपीएस आता है, छोटा सा। हम लोगों ने ऑफिस में लिया है, और अभी वैसे मैं घर पे तो नॉर्मल वाला यूपीएस लगाया हुआ है मैंने, बट वो वाईफाई के लिए एक स्पेसिफिक यूपीएस आता है। जैसे तुम लोग का फोन के लिए वो चार्जिंग वाला आता है ना, वैसे ही वाईफाई के लिए है। I'll send it across in the group. You guys can use it. अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ये वाला समझ में आया, वर्टिकल सर्कल में मूव करने वाला? तुमने कुछ भी अटेंड किया था? नहीं? हाँ सर, स्टार्टिंग ये वाले से नहीं किया था बस। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको v sin थीटा कहते हैं, और यहाँ पे v2 लिख रखा है हमने। और यहाँ पे एक जो पैरेलल है v के अलोंग, वो v1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और v पैरेलल हो गया अलोंग v, है ना? v के पैरेलल हो गया और उसको v cos थीटा हम लोग, राइट? क्योंकि v का डायरेक्शन कुछ इधर है ना, तो अगर ये हमारा थीटा है, दिस विल बी v cos थीटा एंड दिस विल बी v sin थीटा। क्लियर है?
अब Yes. ये जो v sin थीटा है, इसके वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इधर है, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, v क्रॉस v करोगे गोइंग इनसाइड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड Yes, इज sir. इनसाइड, ओके, सो ये जो Yes, sir. फोर्स इज गोइंग इनसाइड, तो इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स जब अंदर की तरफ लगेगा तो ये जो पार्टिकल पहले आगे जाना शुरू किया, आगे जाने की जगह वो क्या होगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग बेसिकली, है ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो ये इधर जाना शुरू हो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ, और ये फिर वापस इस तरह से ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, वर्टिकल सर्कल में इस तरीके से, राइट। अब ये परपेंडिकुलर वाले की वजह से इस तरह से मूव, अब ये हॉरिजॉन्टल वाला जो वेलोसिटी है वो एक चक्कर काट के आएगा, तो इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल थोड़ा आगे मूव कर चुका होगा, फिर एक चक्कर पार्टिकल आगे मूव कर गया होगा, तो ये हेलिकल पाथ मूव करने लगता है, बिकॉज गोल गोल तो मूव कर ही रहा है वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेगा, तो सर्कुलर मोशन इज बिकॉज़ ऑफ दिस एंड फॉरवर्ड मोशन इज बिकॉज़ ऑफ दिस, तो इसके वजह से क्या है, ये एकदम से हेलिकल पाथ में एक पार्टिकल ऐसे मूव होता हुआ चला जाए, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो ये समझाया था बच्चों को, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसके, so these are the values basically for component velocity v2, the force acting on the charged particle due to magnetic field is q v2 cross b, so ये जो मैग्नीट्यूड होगा q v2 b sin 90 डिग्री, v2 का वैल्यू v sin थीटा, q v sin थीटा b हमारा फोर्स है जो कि उसको गोल घुमा रहा है। अब ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये फोर्स अंदर सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा, यही फोर्स तो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ना, है ना, सो सेंट्रिपिटल फोर्स ये बेसिकली जो अंदर के तरफ फोर्स लग रहा है, दिस इज q v2b विल बी इक्वल टू m v2 स्क्वायर बाय r, ठीक है, तो अब इससे ये v2 और v2 कैंसिल हो गया, तो qb इंटू r डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v2, ओके, v2 क्या है, v sin थीटा है, तो v sin थीटा इज इक्वल टू qbr डिवाइडेड बाय m, जो कि यहाँ पे बताया हुआ। नाउ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, तो ये तो हो गया v sin थीटा का वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, v कौन सा, परपेंडिकुलर, v2 बाय r, ओमेगा इज इक्वल टू v2 बाय r हो जाएगा। सर्कुलर मोशन किसके वजह से, v2 के वजह से, तो v2 बाय r, v2 मतलब क्या है हमारा v sin थीटा अपॉन r, राइट, और v sin थीटा का वैल्यू क्या है, qbr अपॉन m अपॉन r, तो r कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, qb अपॉन m हो गया, तो ओमेगा क्या हो गया यहाँ पे, bq इंटू bq डिवाइडेड बाय m हो गया ओमेगा का वैल्यू, ठीक है, सो ये जो bq बाय m है ओमेगा का वैल्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट, तो जो वेलोसिटी v है दिस इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, सॉरी फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, so frequency of rotation omega nu is equal to omega by 2 pi, omega का वैल्यू qb by m है, so this is qb by 2 pi m हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, so this is your frequency of rotation, this is your angular velocity of rotation। टाइम पीरियड निकालने के लिए 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, so t is equal to 1 अपॉन न्यू, तो इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो 2 पाई m बाय bq ये टाइम पीरियड, तो बेसिकली कि एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन,
फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन का मतलब 1 सेकंड में कितने रोटेशंस हो जाएंगे, दैट इज dq by 2π। एंगुलर वेलोसिटी हमें पता ही है किस स्पीड से ये सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब बेसिकली प्रूव करने आता है, एंगुलर वेलोसिटी निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, टाइम पीरियड निकालो। इसके बाद एक पिच होता है। पिच का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो एक हेलिक्स को मूव करने में, जैसे इस हेलिक्स की बात करें, यहाँ पे 2 हेलिकल मतलब ये जो सर्कुलर पोर्शन है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पिच ऑफ हेलिक्स होता है। मतलब एक टाइम पीरियड में वो कितने डिस्टेंस मूव किया है ना, या 2 रिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। तो जो पैरेलल जो वेलोसिटी है v1, that into time period will give you the pitch of the helix. So that is what is written here. Thus time period is independent of velocity of charged particle. इसमें देखोगे ना, यहाँ पे देखो टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे स्लो ऑब्जेक्ट हो या फास्ट ऑब्जेक्ट है, टाइम पीरियड सेम होगा। बेसिकली होता क्या है, स्लो होगा ना तो उसका जो रेडियस है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और फास्ट है राइट तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो फाइनली टाइम पीरियड जितना एक रोटेशन में लगेगा वो बराबर हो, ठीक है। सो फॉर कंपोनेंट वेलोसिटी v1 there will be no force on the charged particle in the magnetic field because the angle between v and b is 0. तो ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में b था और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलोंग है दैट इज v1 which is v cos theta. So v1 और v1 के वजह से है ना, इस स्पीड के वजह से b में कोई फोर्स मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू वी क्रॉस बी बोलते हैं। अब v1 और b पैरेलल है तो v क्रॉस b मतलब vb साइन 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो पैरेलल कंपोनेंट और b के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा, राइट। तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज द एंगल बिटवीन v and b is 0, so there will be no force here. Therefore, under the combined effect of two component velocities, तो एक परपेंडिकुलर और एक ये दोनों के combined effect की वजह से, परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और इसके वजह से हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन होता है जिसके दोनों का combined effect देखेंगे, so that will be a helical path. So charged particle in magnetic field will cover linear path as well as circular path. That is, the path of the charged particle will be helical. So whose axis is parallel to the direction of magnetic field. The axis of the helix is parallel to the direction of magnetic field. The linear distance covered by the charged particle in the magnetic field in time equal to 1 revolution of its circular path is known as pitch of the helix. एक रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है उतने डिस्टेंस में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करेगा उसको पिच कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली पिच हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब देखो v1 है पैरेलल डायरेक्शन में इनटू टाइम पीरियड t, राइट। तो v1 इनटू टाइम पीरियड t will give you the pitch of the helix which is represented by d here. So यहाँ पे देखो v1 क्या है, v cos theta है और टाइम पीरियड क्या है 2πm by bq। अभी पीछे हम लोगों ने प्रूव किया था लास्ट स्लाइड में। सो दिस इज योर टाइम पीरियड t and this is your speed v1 which is parallel to the magnetic field. So v cos theta into 2πm by bq, this is your pitch of the helix. So if a charged particle having charge q is at rest in magnetic field b, it experiences no force as v is equal to 0 and f is equal to qvb sin theta is 0. तो अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा उस पे भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि v 0 हो गया। तो फोर्स दो केस में 0 होता है,
या तो V and B आर पैरेलल तो भी फोर्स 0 होगा, या फिर V इज इक्वल टू 0, उस केस में भी फोर्स 0 होगा। तो V 0 कब होता है? जब एक स्टैटिक पार्टिकल चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, तो उस केस में वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So if charge particle is moving parallel to the direction of B, it does not experience any force because angle between C and B, इसको V कर लें। Angle between V and B is 0 degree और 180 degree, and यहाँ पे sin 0 degree and sin 180 degree दोनों 0 होता है। Therefore, the charged particle in this situation will continue moving along the same path with the same velocity. तो अगर B के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, मतलब B के along अगर मूव कर रहा है, उसी लाइन पे मूव कर रहा है, उसी लाइन पे अगर मूव कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। Now, if a charged particle is moving perpendicular to the direction of B, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगता है। It experiences maximum force which acts perpendicular to the direction of B as well as V. तो ये जो फोर्स है that is both perpendicular to the magnetic field and V, जो कि हम लोग पीछे देखे भी हैं। Hence this force will provide the required centripetal force and the charged particle will describe a circular path in the magnetic field of radius r. तो ये हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं भाई कि mv स्क्वायर bqv के बराबर है, r इज इक्वल टू mv बाई bq हो गया, राइट, और v इज इक्वल टू q बाई mv। तो बेसिकली हम लोग ये m को नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और q बाई m इसीलिए करते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक चार्ज है। q बाई m, द चार्ज और मास रेशियो इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ चार्ज पर यूनिट मास बेसिकली। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम देखोगे q बाय m का वैल्यू दिया होता है या q बाय m का वैल्यू निकालना होता है, तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So the radius of the circular path is directly proportional to the speed and mass of the charged particle, or inversely proportional to specific charge of the charged particle, right? So R is equal to mv by qb होता है, R is equal to mv upon qb होता है, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं R is equal to v by q by m into b। सो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट, एंड मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? चार्ज के बोल दो या फिर स्पेसिफिक चार्ज के। Now from above relation it is clear that R is proportional to V, that is a slow moving charged particle describes a circular path of small radius and fast moving charged particle describes a circular path of larger radius। तो यही वजह है कि टाइम बराबर होता है, ठीक है, टाइम टेकन इज सेम इन बोथ द केसेस, कि अगर स्लो मूविंग पार्टिकल है तो रेडियस छोटा होगा, और अगर फास्ट मूविंग पार्टिकल है तो उसी का रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो उससे जो टाइम लगेगा एक चक्कर काटने में, स्पीड ज्यादा होगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा उसी टाइम में, स्पीड कम होगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा उसी टाइम। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन रिमेन्स द सेम। इफ द स्पीड इज मोर, that means that the radius will be
bigger, and if speed is less, the radius will be smaller. Is this clear? Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. अब ये पहला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें न्यूमेरिकल, सो कह रहा है कि a beam of light, beam of iron with velocity 2 into 10 to the power 5 meter per second enters normally into a uniform magnetic field. So हमें V का वैल्यू दे रखा है 2 into 10 to the power 5 meter per second, और इसका जो magnetic field है B, this is 0.04 Tesla. So if the specific charge of iron is 5 into 10 to the power 7 coulomb per kg, so specific charge मतलब Q by M is equal to 5 into 10 to the power 7. देखो coulomb per kg means Q by M हो गया. Now find the radius of the circular part described. R का वैल्यू हमें निकालना है. Radius क्या होता है? V by Q by M into B. वैल्यूज पुट कर लो. V है 2 into 2 10 to the power 5, Q by M है 5 into 10 to the power 7, और B का वैल्यू है 0.04, right? So this will be 2 into 10 to the power 5 divided by, ये 0.04 को 4 अगर कर लेंगे तो 10 to the power 5 बचेगा. 5 4s are 20 into 10 to the power 5. ये तो कैंसिल हो गया. 10 times 1 by 10 मतलब 0.1 meter radius. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is to be understood here is the force always acts on a moving charge. Stationary charge पे कभी force नहीं लगेगा, right? और जो force का value होगा, that is equal to force acting on a moving charge is equal to QV cross B. This is the force acting on a moving charge. Okay? So इसको अगर हम लोग solve कर ले तो ये हो गया QVB sin theta, where theta is the angle between V and B. Maximum कब होगा force? जब V is perpendicular to B. Minimum कब होगा? जब V is parallel to B. So यहाँ F is minimum, which is equal to 0, and in this case F is maximum, which is equal to QV perpendicular into B. Right? So this is the crux of the whole thing, basically what we are doing today. Force on a moving charge. And this moving charge पे जो force लगता है उसके वजह से ये circular path में move करता है. क्योंकि ये V और B दोनों से perpendicular होगा, तो मान लो ये magnetic field B इधर है और V इधर है ना, तो V cross B basically नीचे की तरफ लगेगा. So ये इस तरह से move कर रहा है. ठीक है? Now, if you see this video, so it will be make more clearer because यहाँ पे 3-dimensional में. Let's examine the motion of an electric charge in a uniform magnetic field. Because the magnetic force depends upon the cross product of the charge velocity and the magnetic field, the motion is usually three-dimensional. We will start with the special case where the initial motion is perpendicular to the magnetic field. In this case, the resulting motion will be confined to a plane perpendicular to the field. Since the force and hence the acceleration is always perpendicular to the velocity of the charge, the resulting motion of the charge will be circular. The force on a negative charge will be in the opposite direction. Positive and negative charges will traverse their circles in opposite directions. है ना? तो basically क्या? Speed also affects the radius. ठीक है, क्या बता रहा है कि रेडियस जो हम निकाल रहे हैं ना, पहले तो ये बता रहा है कि जो QV क्रॉस B कर रहे हैं, अगर Q पॉजिटिव हो रहा है ना, तो फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, और नेगेटिव मतलब चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लग रहा है ना, तो B क्रॉस B करते हैं, है ना. तो अगर हम लोग
फोर्स देखेंगे, V अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, तो V और B इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, राइट, तो V ऊपर और B कमिंग आउटसाइड, तो V क्रॉस B फोर्स इधर लग रहा है, और यही अगर नेगेटिव पे होगा तो V क्रॉस B जो हम लोग करेंगे उसमें उल्टा डायरेक्शन कर देंगे, क्योंकि Q यहाँ पे नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ V क्रॉस B, तो V क्रॉस B अगर इधर है, राइट, तो ये मूव इधर करेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन। Yes, of the circular motion. However, the time it और takes is not वेलोसिटी affected by जैसे the जैसे speed. चेंज करेगा उसका रेडियस चेंज कर रहा है, राइट। Frequency of the orbits only depends upon the charge, the magnetic field strength, and the charge's mass. Returning to the more general 3D case, the net motion of the charges will be determined by the parallel and perpendicular components of the charge velocity relative to the magnetic field. The component of velocity parallel to the magnetic field determines the part of the motion along the magnetic field lines. The component of velocity perpendicular to the magnetic field determines the circular motion around the magnetic field lines. The net result is helical motion, where the charges spiral around the magnetic field lines. क्लियर है? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बेटर हुआ होगा पहले से, ठीक है ना? देखो हेलिकल पाथ में वो मूव कर रहा है। सबको क्लियर है ये? Let's examine. सबको क्लियर है ना? Yes, sir. बेसिकली Yes. फिर उर्जित आ गया, उर्जित आ गया, मतलब उर्जित कहीं और था? था ही नहीं वो पूरी क्लास। अच्छा, कहाँ था उर्जित? कहाँ था भाई? सर नेटवर्क ही नहीं था सर, बहुत देर से ट्राई कर रहा था, पहले से काटा हुआ था, फिर हॉटस्पॉट भी काम नहीं कर रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास तुम मिस कर दिए, इतना ज्यादा अच्छा था समझने के लिए। सर क्या पढ़ा है मैं देख लूंगा एक बार। हाँ, रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो मैं डालूंगा, देख लेना उसमें, ठीक है? रिकॉर्डिंग किए हुए हैं, तुम देख लेना बाद में उसको, ठीक है? अच्छा, अब और फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 0 पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 0.9 इंटू 10 टू द पावर -30 कर 0.9 इंटू 10 टू द पावर -30 kg अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड moves in a circle of radius 2 centimeter at a speed of 3 into 10 to the power 6 meter per second. If a proton of mass this much were to move in a circle of the same radius in the same magnetic field, find its speed. तो अगर हमें बेसिकली दोनों को कंपेयर करना है, तो पहले एन इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9 into 10 to the power minus of 31 kg हो जाएगा। 0.9 into 10 to the power -30 है, उसको 9 लिखेंगे तो 10 to the power -31 हो जाएगा। अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, आर है हमारा 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.02 मीटर हो जाएगा। एट ए स्पीड v है 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगी, ठीक है? अब आ जाते हैं मास ऑफ प्रोटोन पे। सो मास ऑफ प्रोटोन इज 1.8 into 10 to the power -27 kg, where to move in a circle of the same radius, radius अगर सेम है, r is equal to 0.02 मीटर, फाइंड इट्स स्पीड। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन निकालना है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो हमें पता है कि रेडियस r is equal to 2 pi, okay? So r is equal to mv by qb. So mass of electron, velocity of electron divided by charge on electron, right, into magnetic field b, right? उसी तरह this radius, अब कह रहे हैं कि प्रोटोन में भी सेम रेडियस है, तो मास ऑफ प्रोटोन into velocity of proton
चार्ज ऑफ प्रोटोन इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये देखो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का चीज नहीं लेते, बस मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि हमें रेडियस के मैग्नीट्यूड के बारे में ही हम कंसर्न है। तो यहाँ पे बी और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटोन, यहाँ नेगेटिव होता है यहाँ पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, दोनों के रेडियस को इक्वेट कर दो। अब तो हमें पता है कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटोन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन। ये जो मास ऑफ प्रोटोन है इसको इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन कितना निकल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10⁻6 हो गया। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, we'll have 5 इंटू 3 15 हो गया। सी 1.8 को ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो गया, 10⁻, यहाँ -31 और 6 -25 प्लस 20 से तो 10⁻2 हो गया। सो दिस इज 1.5 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये प्रोटॉन का ये वेलोसिटी रहना होगा अगर हमें रेडियस सेम रखना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिया सभी ने? सो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ेंगे। लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग बोथ इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, okay, so a charged particle moving in a mutually perpendicular, moving in a plane which has both magnetic and electric field which are perpendicular to each other is known as, the forces acting on that charged particle will be known as Lorentz forces. So अगर एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट, तो इसमें जो है ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू E कर लेते हैं हम लोग, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दिस इज इक्वल टू QV क्रॉस B, राइट। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को हम लॉरेंट्ज फोर्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। So force experienced by a charged particle moving in space where both electric and magnetic field exist is called Lorentz force. Right. So this will start in the next class. ये एक बार घर पे अच्छे से देख भी लेना, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, जितने वीडियोस देख सको यूट्यूब वगैरह में उतने वीडियोस देखो, उससे काफी समझ में आएगा। 3 डायमेंशनल जब भी किसी चीज को देखते हैं तो समझ में आएगा। ध्यान बस इतना रखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, V क्रॉस B के,
और फोर्स जिधर लगेगा उधर वो पार्टिकल धीरे धीरे मूव करता जाएगा और उसका वो सर्कुलर मोशन में वो ट्रैवर्स करता रहेगा। उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें इज इम्पोर्टेंट। ठीक है।